नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टारगेट शिखर पर। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का लेक्चर। और उस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोस्तों, बड़ी ही आसान और सरल भाषा में समझेंगे कि वैद्युत क्षेत्र क्या है और इसकी तीव्रता क्या बला है। तो दोस्तों, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हो तो, और दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें, ज्यादा से ज्यादा दोस्त बने, ज्यादा से ज्यादा फैमिली बन सके। तो दोस्तों, समय न बर्बाद करते हुए सीधा पॉइंट पर आते हैं और समझते हैं वैद्युत क्षेत्र क्या है। मैं जिस तरह से समझ पा रहा हूँ, आप लोग बचपन में साउंड में जो चुंबक निकलता था, कभी उसको निकाला है? अगर निकाला होगा तो आपको मालूम होगा कि साउंड से जो चुंबक निकलता है, गोलाकार चुंबक, इस तरह से ऐसे होता है, ऐसे। अब इसको हम क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। क्या कर दिए, क्या कर देते थे, तोड़ देते थे, इस तरह से। एनएस एनएस, इस तरह से जब हम इस चुंबक को तोड़ देते थे और उसी साइड से फिर चिपकाने की कोशिश करते थे, तो ये क्या करता था, एक दूसरे को दूर भगाता था, एक दूसरे से दूर भागता था, काफी प्रेशर से बल लगाता था, दूर भागता था। अगर हम इसी चुंबक को, इस वाले भाग को जाके 100 मीटर की दूरी पर रख दें, ऐसे, तो अब आप लोग गैस करो दोस्तों, क्या ये वाला चुंबक अब भी उसको दूर भगाएगा, अब भी उसको दूर भगाएगा? बताइए। नहीं भगाएगा, क्योंकि क्या हुआ, दूरी बढ़ गई। दूरी बढ़ गई, कहने का तात्पर्य क्या है कि यानी एक ऐसा चक्रव्यूह है, ऐसा क्षेत्र है जहां पर ये इस पर बल लगाएगा, ये इससे दूर भागेगा, ये इसको दूर भगाएगा। इस तरह का सीन है इसमें कुछ, यानी एक पार्टिकुलर क्षेत्र के अंदर ही ये इस पर बल लगाएगा। यानी इसका एक क्षेत्र होगा, इसकी कोई लिमिट होगी कि यहाँ तक या फिर यहाँ तक ही इस चुंबक को ये दूर भगाएगा। तो वही जो क्षेत्र है यहाँ तक, यही क्षेत्र क्या होगा, इस चुंबक का क्षेत्र होगा। क्या होगा, इस चुंबक का क्षेत्र होगा। यानी इस क्षेत्र के अंदर ही ये दूसरे चुंबक पर क्या लगाएगा, बल लगाएगा। यानी इसका प्रभाव समझ में आएगा। इसके बाहर कोई चुंबक रखा है तो उस पर ये बल नहीं लगाएगा, तो फिर उस पर ये बल नहीं लगाएगा। यानी कि किसी चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र, ध्यान देना दोस्तों, किसी चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जहां पर दूसरे चुंबक उसके प्रभाव को महसूस कर सकते हैं, वो क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। यहां तक क्लियर हो गया सभी को? जैसे एक डॉग है, मान लो आपने एक डॉग को पाल लिया, तो आपके घर पर मेहमान आते हैं, कोई आता है तो उनको देखता है, कटी निगाहों से भौंकता है। यानी कि जहां तक आपका घर है, जहां तक आपके घर का क्षेत्र है, वहीं तक वो कुत्ता क्या करता है, रिएक्शन करता है, वहीं तक गौर से देखता है, वहीं तक आने जाने वालों पर नजर रखता है। यानी उस जो कुत्ते का क्षेत्र है, वो क्या, आपके घर का क्षेत्र ही उस कुत्ते का क्षेत्र। उस क्षेत्र के अंदर ही वो कुत्ता क्या करता है, रिएक्शन देता है, गुर्राता है, सारी चीजें उसी क्षेत्र के अंदर करता है।
घर के बाहर कोई हो उससे उसको कोई मतलब नहीं, यानी उस कुत्ते का जो क्षेत्र है वहीं तक वो रिएक्शन करेगा, वहीं तक उसका प्रभाव समझ में आएगा। तो वही चीज ये है, किसी चुंबक का वह क्षेत्र जहां तक इसके प्रभाव को महसूस किया जा सकता है वो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। हमारे आवेश की भी कहानी कुछ इसी प्रकार की है। मान लो हमारे पास कोई आवेश Q है और इसको हम कह देते हैं स्रोत आवेश। कैसा? स्रोत आवेश। तो ये आवेश क्या करेगा? दूसरे आवेश पर, दूसरे आवेश पर, एक दूसरे आवेश पर, यानी दूसरे चूहे आवेश पर क्या लगाता है? प्रतिकर्षण लगाता है। यदि अगर वो प्लस है तो प्रतिकर्षित करेगा यानी दूर भगाएगा, अगर वो माइनस है तो क्या करेगा? पास बुलाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा फील लेना दोस्तों, कि अगर यही आवेश हमने यहाँ रख दिया, कहाँ पर? इतनी दूर पर, तो क्या तब भी वो उतना ही बल लगाएगा, या बल लगाएगा भी कि नहीं लगाएगा? तो आंसर क्या होगा कि नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी दूरी इतनी बढ़ गई कि इसके रेंज के बाहर हो गया, इसके क्षेत्र के बाहर हो गया। यानी कि ये जो क्यू आवेश है, जो स्रोत आवेश है, किसी दूसरे आवेश पर बल वहीं तक लगा सकता है जहां तक इसका क्षेत्र होगा। मान लो इसका क्षेत्र क्या होगा? ये होगा, यानी जहां तक इसके प्रभाव को महसूस किया जा सकता है, जहां तक ये प्रभाव करेगा, जहां तक दूसरे आवेश पर ये बल लगा सकता है, वहां तक का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा? उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो इसको हम परिभाषा के अनुसार लिख लेते हैं, धीरे धीरे परिभाषा भी लिखते चलते हैं। तो परिभाषा में कैसे लिखोगे इसको समझ लो। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, अब ये जो क्षेत्र है, तो इस पूरे क्षेत्र में इस क्यू के, यानी इस क्षेत्र के अंदर या इस क्षेत्र तक किसी दूसरे आवेश को अगर हम ले जाएंगे तो क्या करेगा? ये प्रतिकर्षित करेगा या फिर आवेशित करेगा, यानी कि प्रभाव डालेगा, दूसरे आवेश पर प्रभाव डालेगा। तो चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर आवेश के प्रभाव को महसूस किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ये कहानी थी हमारे किसी आवेश का, किसी स्रोत चार्ज का, किसी स्रोत आवेश के वैद्युत क्षेत्र की। अब ये पढ़ना क्यों जरूरी था? क्योंकि किसी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हमें निकालनी है तो वैद्युत क्षेत्र के बारे में हमको पता होना चाहिए कि वैद्युत क्षेत्र क्या बला है। तो हम यहाँ से मोटी मोटी चीज ये सीख गए हैं कि आवेश के आसपास का वह क्षेत्र, आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहां तक हम इसके प्रभाव को महसूस कर सकते हैं, हम नहीं, कोई आवेश ही इसके प्रभाव को महसूस कर सकता है। तो इसके आसपास का वह क्षेत्र जहां कोई आवेश इसके प्रभाव को महसूस कर सकता है, यानी कि किसी दूसरे आवेश पर यह प्रतिकर्षित या आकर्षण का बल लगाएगा, तो वो क्षेत्र इसी के अंदर आता है। ठीक है। अब उस क्षेत्र के बाहर कोई आवेश है तो इससे उसका कोई लेना देना नहीं, तो ना तो प्रतिकर्षित करेगा ना ही आकर्षित करेगा, तो वो क्षेत्र में नहीं आता। जहां तक इसका प्रभाव पड़ेगा वो क्षेत्र क्या है? वही इसका वैद्युत क्षेत्र है।
अब हम समझते हैं विस्तार से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। तो दोस्तों एक बात बताइए, तीव्रता का क्या मतलब है? क्या आप लोगों में से किसी को मालूम है? तीव्रता का मतलब है रिएक्शन कितना स्लो और फास्ट हो रहा है। नहीं समझ आ रहा? फिर से देखो, अगर रिएक्शन यानी बल, इस आवेश को इस आवेश को अगर हम यहां पर रखें, ध्यान से समझना इस बात को, फील लेते हुए चलो बिल्कुल। यदि इस आवेश को यहां पर रखें तो ये जो हमारा चार्ज है, स्रोत आवेश, ये क्या करेगा? इस पर बल लगाएगा। क्या लगाएगा? बल लगाएगा। लेकिन अगर इसी चार्ज को उठा के हम यहां रख दें तो इस पर बल की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। बल की मात्रा क्या होगी? जैसे जैसे इसको हम पास लाते जाएंगे, इसके बल की मात्रा ज्यादा होती चली जाएगी, यानी इस पर बल ज्यादा लगता चला जाएगा। यानी एक बात समझ आती है कि वैद्युत क्षेत्र के अलग अलग बिंदु पर अलग अलग प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। यानी प्रभाव की मात्रा को हम क्या कहते हैं? तीव्रता। प्रभाव की मात्रा को क्या बोलेंगे? तीव्रता। ये मोटी मोटी बात आपको समझ में आ रही होगी कि अगर किसी आवेश के पास किसी आवेश को लाएं तो वो उस पर क्या लगाएगा? बल लगाएगा। और जितना पास लगाएंगे उतना ज्यादा बल लगाएगा, जितना दूर ले जाएंगे उतना कम बल लगाएगा। यानी प्रभाव कम ज्यादा हो रहा, प्रभाव की मात्रा क्या हो रही? कम और ज्यादा। यही क्या है? तीव्रता है। तो इसको विस्तार से परिभाषा के अनुसार समझते हैं, लिखते चलते हैं। मान लेते हैं कि हम किसी स्रोत आवेश Q का ये क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है। और इससे R दूरी पर एक बिंदु P है। कितनी दूरी पर? R दूरी पर एक बिंदु P है। और इस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए। तो इसको विस्तार से लिखते भी चलते हैं, लिख लो। माना हेडिंग लगा लो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। थोड़ी सी इंग्लिश भी सीखते चलो, आगे काम करेगी। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो माना हमको एक आवेश Q, माना हमको एक आवेश Q, एक आवेश Q जो क्या है? स्रोत आवेश है। क्या है? स्रोत आवेश है। माना हमको एक आवेश Q से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। अब सबसे पहली बात क्या आती है कि ऐसा कौन सा आवेश रखें कि हमें एग्जैक्ट पता चल सके कि ये जो आवेश Q है ये कितना प्रभाव कर रहा है, इसके प्रभाव को समझ सकें। तो साइंटिस्टों ने जो परिभाषा दी है उसको समझते हैं, उसको लिखते हैं पहले। कि साइंटिस्टों ने परिभाषा जो दी है वो लिखा है
कि वैद्युत क्षेत्र के परिभाषा बड़े ही सहूलियत से सारी चीजें लिखते हुए चलना है आपको। और एग्जाम में जैसे जैसे हम लिखते चल रहे हैं वैसे वैसे ही आपको लिखते हुए चलना है। परिभाषा में लिख लो, वैद्युत क्षेत्र के ये साइंटिस्टों द्वारा जो परिभाषा दी गई है वो परिभाषा है कि वैद्युत क्षेत्र के जिस बिंदु पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है, उस बिंदु पर एक कूलाम आवेश को रखने पर, तो जो एक बिंदु P है इस पर हम कितना आवेश रखें, साइंटिस्टों के अनुसार एक कूलाम आवेश। एक कूलाम आवेश को रखने पर एक कूलाम आवेश द्वारा महसूस किए गए बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, ये समझो आप, जो हमारा स्रोत आवेश है बेचारा चूहा है, क्या है, चूहा है। लेकिन हमने उसके सामने क्या रख दिया, एक कूलाम आवेश यानी भैंसिया को रख दिया। किसी चूहे के सामने अगर भैंसिया को रख दो तो चूहा कितना भी जोर लगा ले, कितना भी बल लगा ले, भैंसिया को फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर हम एक चूहे के सामने भैंसिया को रख दें तो हम चूहे के बल की गणना नहीं कर सकते, चूहे के प्रभाव की मात्रा की गणना नहीं कर सकते, चूहे की तीव्रता की गणना नहीं कर सकते। ये क्या है, इम्पॉसिबल है। अब इसमें कंडीशन क्या है, यदि हम उस चूहे के सामने दूसरे चूहे को ले आए तभी हम एग्जैक्ट पता लगा सकते हैं कि इस पर कितना बल लगा रहा है। तो हम क्या करते हैं कि हम एक दूसरा आवेश ले आते हैं जिसका नाम हमने रखा Q0 और इसको हम कहते हैं परीक्षण आवेश। तो ऐसे लिख लोगे, चूंकि एक कूलाम बहुत बड़ा आवेश है, एक कूलाम बहुत बड़ा आवेश है, इससे बल की गणना करना मुश्किल है। इसलिए एक कूलाम आवेश की जगह एक कूलाम आवेश की जगह एक परीक्षण आवेश
क्यू नॉट को रखते हैं। परीक्षण आवेश क्यू नॉट को रख देते हैं। अब 1 कूलम आवेश की जगह किसको रखेंगे? परीक्षण आवेश क्यू नॉट को। समझते हैं अब केस को। तो 1 कूलम की जगह हमने किसको रख दिया? परीक्षण आवेश क्यू नॉट को। अब ये भी चूहा, ये भी चूहा, अब ये इस पर बल लगाएगा। ये इस पर क्या कर सकता है? आसानी से बल लगा सकता है और इसकी हम क्या कर सकते हैं? गणना कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई क्या होगी? तो यहाँ पर बल लगाएगा, तो मान लो आवेश Q, आवेश Q, आवेश Q r दूरी पे स्थित आवेश Q नॉट पर बल F लगाता है, बल F लगाता है। कितना बल लगाता है? माना आवेश Q r दूरी पर स्थित आवेश Q नॉट पर बल F लगाता है, ये हम मान के चलते हैं। अब कोई ना कोई बल तो इस पर लगाएगा ही। और ये क्या है? परीक्षण आवेश है। क्या है दोस्तों? परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश को हमेशा समझ लो कि इसका कोई अपना क्षेत्र नहीं होता है, यानी कि इस पर कोई आवेश नहीं होता, लेकिन पॉजिटिव होता है। ये कैसा आवेश है? इसका खुद का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, ये बात आप समझ लो। एक बहुत कम छोटा सा आवेश है, ये मान लो चेक करने के लिए। दोनों चूहे हो गए इस पर ही। अब मान लो ये क्यू नॉट यानी परीक्षण आवेश पर कितना बल लगा रहा है? F बल लगा रहा है। अब हम फिर से अपनी परिभाषा की ओर चलते हैं। तो परिभाषा क्या थी? कि विद्युत क्षेत्र के जिस बिंदु पे हमें तीव्रता ज्ञात करनी है, उस बिंदु पर 1 कूलम आवेश को रखने पर 1 कूलम आवेश द्वारा महसूस किए गए बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये हमारी परिभाषा थी। अब क्यू आवेश पर, क्यू आवेश पर यानी क्यू आवेश जो है क्यू नॉट पे कितना बल लगा रहा है? F बल लगा रहा है। तो क्यू नॉट पर कितना बल लग रहा है? क्यू नॉट पर लगा बल कितना है? F है। क्यू कूलम, ऐसे मान लो क्यू नॉट कूलम पर लगा बल F है। तो 1 कूलम पर लगा बल क्या होगा? F अपॉन क्यू नॉट। देखो फिर से, मान लो 5 kg सेब, 5 kg सेब कितने रुपए के हैं? अगर 20 रुपए के हैं तो 1 kg सेब कितने के होंगे? 20/5। इस तरह से करते हो ना तुम लोग। ऐसे ही इसमें क्यू नॉट कूलम पर लगा बल F, 1 कूलम पर लगा बल F अपॉन क्यू नॉट, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या निकल के आया? F अपॉन क्यू नॉट। क्या निकल के आया? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F नॉट। F क्या है? बल। क्यू नॉट क्या है? परीक्षण आवेश। और E क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बताइए यहां तक कोई दिक्कत?
वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता EP क्या होगा? EP बराबर कितना निकल के आया? F अपॉन क्यू नॉट। F अपॉन क्यू नॉट। F क्या है? बल है। क्यू नॉट क्या है? परीक्षण आवेश। और EP क्या है? वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब यही हम निकालते हैं कूलाम के नियम के अनुसार। कूलाम के नियम के अनुसार, तो कूलाम के नियम के अनुसार कूलाम का नियम क्या बोलता है? F बराबर के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। यानी दो बल हैं Q और क्यू नॉट, तो उन पर बल कितना लगेगा? के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ क्या करेंगे हम? इसको हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 1। तो समीकरण नंबर 1 में F का मान रखने पर, F का मान रखने पर अब यहाँ से देखते हैं क्या निकल के आता है। तो EP बराबर F की वैल्यू कितनी? के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। फिर हमारे पास क्या था? क्यू नॉट था, डिवाइड बाई क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, हमारे पास क्या बचा? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बताइए यहाँ तक क्लियर हो गया? अब यहाँ पर के क्या है? नियतांक है। क्यू क्या है? स्रोत आवेश। आर क्या है? स्रोत आवेश से बिंदु P की दूरी। बिंदु P की दूरी। बताइए, कोई दिक्कत? अब यहाँ पर कंडीशन है दो। कौन कौन सी? जब जब आवेश निर्वात में हो। कहाँ हो? निर्वात में हो। तो जब आवेश निर्वात में होगा तो उसके वैद्युत क्षेत्र अलग होगा। तो निर्वात में होगा तो हम क्या मान लेते हैं? निर्वात में है, तब वैद्युत क्षेत्र, इसको क्या रख लेते हैं? ई नॉट रख लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र ई नॉट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इस तरीके से। तो जब आवेश क्या है? निर्वात में है, तो E इज इक्वल टू क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और जब माध्यम में हो तब तो हमने इसके पहले ये पढ़ रखा था कि F माध्यम जब निकालते थे, F माध्यम बराबर क्या होता था? F निर्वात बटे ER। ER क्या है? परावैद्युतांक। ER क्या था? परावैद्युतांक। तो इस तरीके से इसको भी देखेंगे कि E माध्यम निकालेंगे जब, E माध्यम बराबर क्या निकल के आएगा? E निर्वात बटे ER। ER क्या है? माध्यम का परावैद्युतांक। माध्यम का परावैद्युतांक। तो माध्यम में ये आएगा। माध्यम में जब हम माध्यम में तीव्रता निकालेंगे तो जो निर्वात में
तीव्रता आती है उससे हम क्या करेंगे, पहला विद्युतांक से डिवाइड करा देंगे। बताइए यहाँ तक क्लियर है सभी को? ये क्यू है और इसका ये एक क्षेत्र है, इससे आर दूरी पर बिंदु पी है और बिंदु पी पर इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ई नॉट बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, या फिर एफ अपॉन क्यू नॉट, एफ अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, तो एफ अपॉन क्यू नॉट, तो इसका अगर हम एसआई मात्रक देखें तो एसआई मात्रक क्या होगा इसका, एसआई मात्रक बल किस में है, न्यूटन में है। ई बराबर क्या होगा, बल किस में, न्यूटन में, आवेश किस में होता है, कूलाम में होता है, यानी कि ई का जो मात्रक है वो क्या निकल के आएगा, न्यूटन पर कूलाम। एसआई मात्रक क्या होगा, न्यूटन पर कूलाम। बताइए यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई हैं क्या? और इसी का अगर हम सदिश रूप देखें तो सदिश रूप इसी तरीके से हम लिख सकते हैं। क्या लिखोगे, वेक्टर लगा दो, वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ अपॉन क्यू नॉट, ये इसका सदिश रूप हो गया। तो दोस्तों आज हम इतना ही, मिलते हैं कल, और कल की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा के बारे में। कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे टॉपिक से रिलेटेड, इसके बाद हम इसके दिशा की बात करेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है। ये सारी चीजों का डिस्कशन हम लोग कल की वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि इतना तो बनता है। जय हिंद दोस्तों।